गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आप डालिए, टॉपिक डालिए, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डेफिनेशन लिखिए बेटा, क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charge in motion. It is the branch of physics which deals with the study of charge in motion. अब इससे जो पहले वाली ब्रांच थी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें स्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया गया, फोर्स डिस्कस की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया गया, है ना, पोटेंशियल हमने डिस्कस किया, कैपेसिटेंस डिस्कस किया। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो इस पूरे में आप यही डिस्कस करने वाले हो। वैसे लमसम छोटा सा आइडिया आपको क्लास 10th में भी मिला है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, उसी को थोड़ा सा वाइड फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ते हैं यहाँ पर, पोटेंशियोमीटर पढ़ते हैं यहाँ पर, और मीटर ब्रिज पढ़ते हैं, किरचॉफ लॉ पढ़ते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह के हमारे यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यहाँ पर पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आप लोगों ने पढ़ा था, इस तरीके से यहाँ सेल्स का कॉम्बिनेशंस भी पढ़ते हैं। और भी छोटी मोटी बातें बहुत सारी, जैसे कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स का डेफिनेशन, उनको सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्या होता है, लमसम छोटा मोटा आइडिया उनका भी आपको मिलेगा। तो इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, जो मैंने आपको बताया, वो सारी चीज़ें सीखना है। दैट इज द आउटकम ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक दैट इज करंट। तो सबसे पहले बेटा करंट डालिए। करंट, करंट क्या है? इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज व्हाट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, दैट इज योर डी क्यू बाय डी टी। इसको मैं लिखता हूं कूलम पर सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को डिस्कस करते हैं, दैट इज योर एम्पेयर। ये हमारी SI यूनिट बनती है एम्पेयर, एक साइंटिस्ट के नाम पर है, कैपिटल A इसका सिंबल है। दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो मतलब चार्ज का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक, क्लास 10th में भी पढ़ा है ना, वहां सिर्फ Q अपॉन T लिखते थे, यहाँ पर DQ अपॉन DT लिखते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ चार्ज की अगर मैं बात करूं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इवन चार्ज के पास डायरेक्शन भी होती है बेटा, एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसका अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम नहीं कर सकते। अलजेब्रिक सम और वेक्टर सम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ यहाँ से 2 एम्पेयर करंट जा रहा है, इधर से 3 एम्पेयर करंट आ रहा है, यहाँ पर कितना जाना चाहिए? अगर मैं वेक्टर बोलूँ तो वेक्टर तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और नेट करंट कितना बनेगा? 1 एम्पेयर, है ना, लेकिन यहाँ पर कितना बनता है? 5 एम्पेयर, ठीक, क्योंकि इसका अलजेब्रिक और वेक्टर सम नहीं कर सकते, इस पर लागू नहीं होता। सो वी कॉल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं बात करूं, जैसे हमारा नर्वस सिस्टम है बेटा,
इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 10⁻⁻6 एम्पेयर के आसपास करंट फ्लो करता है, लगभग इतना करंट। ठीक, और अगर मैं देखूं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं तो लगभग 1 एम्पेयर के आसपास करंट चल रहा है। इससे अगर मैं बढ़त बोलूं, इससे ज़्यादा करंट जैसे एसी चल रहा है तो एसी में लगभग 2-3 एम्पेयर तक, 3 मैक्सिमम 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 5 से ऊपर तो नहीं जाएगा, 5 एम्पेयर बहुत ज़बरदस्त करंट होता है। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उसमें जो करंट चलता है वो लगभग बेटा 1 एम्पेयर के आसपास चलता है, 1, 2, 3 एम्पेयर के आसपास। ठीक, अब लाइटिंग जो हो रही है, जो बिजली का कड़कना है, उसमें लगभग 10⁻6 इतना करंट होता है, 10⁻6 एम्पेयर करंट जब बिजली कड़कती है तो उसमें हमें देखने को मिलता है। नोट किया जाए, नोट किया जाए बच्चों। नेक्स्ट लिखिए ईएमएफ। ईएमएफ लिखिए बेटा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, लिखो, इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी between the terminal of a battery when circuit is open and current is not flowing into the circuit. Current is not flowing into the circuit. जब हमारा सर्किट ओपन है और सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो हम कहेंगे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज योर ईएमएफ। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करूं बेटा, ईएमएफ की बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये एक बैटरी ले लिया है मैंने। अब तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लिया है तुमने, पढ़ लिया है, तो एक बैटरी ले लिया, कई सारे टाइप की सेल्स बनाते हैं, है ना, डैनियल सेल, लेक्लान सेल, पढ़ लिया सब। हाँ, तो यहाँ पर हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ज़्यादा डीप डिस्कशन में नहीं जाएंगे, जितना हमारी ज़रूरत है उतने की बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे H2SO4 उसका यूज़ करते हैं, है ना, H आयंस और SO4 आयंस बनते हैं जो मूव करते हैं, कैथोड एनोड की बात हो रही होती है ना। तो अगर मैं कहूँ ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेटा, जिनका रेजिस्टेंस है स्मॉल r, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो एक अपना रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। अब जैसे ही मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने चलता हूं बाय अ वोल्टमीटर, तो ये सर्किट मेरा कैसा हो गया? क्लोज हो गया। तो जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट का फ्लो बनेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा। अगर मैं अपने वोल्टमीटर को आइडियल भी ले लूं तो भी ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें भी कुछ ना कुछ ड्रॉप आता है, पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। बेटा इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, क्या हो गया? इधर ध्यान दो, इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। तो जैसे ही सर्किट हमारा क्लोज हुआ, अब ये जो वोल्टमीटर है ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता, ये हमारा ईएमएफ नहीं मेजर कर सकता है। ये क्या मेजर करेगा? सिर्फ इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और जब ये मैक्सिमम हो जाए और सर्किट हमारा ओपन हो जाए
तो उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से हम बिना सर्किट में करंट फ्लो कराए टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, और जब ऐसा होता है तो वो मैक्सिमम होता है, एंड दैट मीन्स दैट कॉल इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, दैट इज योर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। ये मैक्सिमम होगा बेटा, बात समझ में आ रही है? जब मेरा सर्किट ओपन होगा तो मैक्सिमम होगा, और सर्किट क्लोज हो जाएगा तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। सिर्फ उसको मैं क्या बोलता हूं? दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। दैट विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई? अब इनका आपस में रिलेशन क्या होता है? तो EMF को मैं लिखता हूं स्मॉल e, ऐसा सिंबल बनाता हूं, और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखता हूं V, ऐसा सिंबल बनाता हूं। ठीक, इनका रिलेशन क्या होता है आपस में? जब मैं बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा हूं, जब मैं बेटा बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा हूं, तो जो मेरा EMF होगा वो V प्लस आई इंटू आर होगा, V प्लस आई इंटू आर, यानी कि दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल प्लस जो ये ड्रॉप है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, और R क्या मेरा? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ऑफ द सेल, दैट इज स्मॉल r। ये सिंबल है। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक, और डिस्चार्जिंग के समय इक्वेशन बनती है E इज इक्वल टू V प्लस आई आर। और जब मैं बैटरी को चार्ज कर रहा होता हूं, जब मैं बैटरी को चार्जिंग कर रहा होता हूं, तो चार्जिंग में जो इक्वेशन होती है वो होती है EMF इज इक्वल टू V माइनस आई आर, यानी यहां पर V ज्यादा हो जाता है और E कम हो जाता है। कब? जब हम चार्जिंग कर रहे हैं। तो मैक्सिमम केस में डिस्चार्जिंग ही करते हैं हम, बैटरी को सर्किट में लगाते हैं। मैक्सिमम केस में क्या कर रहे होते हैं हम? डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, बैटरी को सर्किट में लगाते हैं। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है जिसमें 120 वोल्ट करके कुछ है, जिसमें चार्जिंग वाला पार्ट है। बहुत छोटा सा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वो इस कॉन्सेप्ट पर बनेगा, यानी वहां पर क्या हो रही है बेटा? चार्जिंग हो रही है। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कराएंगे उसको भी। समझ आई बात? यहां तक बात समझ में आई? तो हमने पढ़ा करंट क्या है? दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज योर dq बाय dt। इसकी यूनिट क्या है? एम्पेयर। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास क्या है? डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों है, लेकिन इसका वेक्टर सम और एल्जेब्रिक सम एप्लीकेबल नहीं है। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम में बहुत छोटा सा करंट भी फ्लो करता है बिकॉज ऑफ द आयंस आर मूविंग इन आर ब्लड। लाइटिंग जो होती है उसमें 10⁶ एम्पेयर, इलेक्ट्रिक अप्लायंस 1, 2, 3 एम्पेयर के आसपास चलते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? दैट इज मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन, व्हेन सर्किट इज ओपन। देन व्हाट वी हैव लर्न? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल व्हेन सर्किट इज क्लोज। There is a loss of potential in the electrolytes of the cell. So finally we denote this, that is V, and we denote this, that is E, small e, टेढ़ा सा E बनता है ये स्पेशल सा, ठीक है? हाँ, small r is what? That is the internal resistance of the cell, internal resistance of the cell because of the electrolytes present in the cell, electrolytes present in the cell, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है और कुछ ना कुछ ड्रॉप देता है। फाइनली डिस्चार्जिंग पर इक्वेशन बन जाती है हमारी E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, और चार्जिंग पर इक्वेशन बनती है E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। यहां तक बातें क्लियर हो गई? बोलो, सबको क्लियर है? लास्ट बॉय, बोथ ऑफ यू, अभी नाम याद नहीं हुए मुझे तुम्हारे दोनों के, ठीक है? एक बार बोलो नाम। यश, हाँ, और आरव, हाँ। गॉट इट, नोट करो जल्दी से। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो, जल्दी से नोट करो।
सर करंट कम है तो पोटेंशियल मैक्सिमम क्यों हो जाता है? बेटा करंट कम नहीं बोल रहा मैं, करंट का फ्लो जीरो है हाँ जीरो सर्किट में, तो जब आप मेजरमेंट करने चलोगे पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, यानी कि इसके अंदर ड्रॉप नहीं होगा ना, है ना, इसके अंदर ड्रॉप नहीं होगा, जब करंट होगा तो ड्रॉप होगा। करंट फ्लो करेगा तो ड्रॉप करेगा, तो फिर जो मेजरमेंट आएगा वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। ठीक, नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक डालिए, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, अब पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं फिर इसको समझेंगे, है ना, लिखिए, लिखो डेफिनेशन लिखो। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the ends of a conductor, across the ends of a conductor, बेटा नोट्स में लिखी हुई है, when a potential difference is applied across the ends of a conductor, free electrons start accelerating, free electrons start accelerating towards the positive end, towards the positive end of the conductor, across the positive end of the conductor. In this way they collide with nucleus, and nearby electrons, the time taken by the electrons in the two successive collisions with the nucleus is called relaxation time, it is denoted by tau एक सिंबल होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम का, दैट इज दिस, टॉर्क के लिए यूज कर रहे होगे आप पिछले साल। अब जरा इधर ध्यान दीजिए मेरी बात पर, यहां पर आइए, क्या लिखवाया मैंने उसको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक कंडक्टर ले लिया मैंने बेटा, ठीक है, जिसका कुछ लेंथ है L, बेटा L, जिसका एक डिफाइंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। फॉर एग्जाम्पल एक वायर ले लिया है, ठीक, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, फ्री होंगे बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो इनके पास थर्मल एनर्जी होती है, यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो ये नहीं है, कुछ ना कुछ नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर है, तो रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक होती है थर्मल एनर्जी, और इस थर्मल एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मोशन में होते हैं, यानी एक जिगजैग मोशन, एक रैंडम मोशन इनका हमेशा होता है, ये एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं, इवन न्यूक्लियस के साथ भी टकराते हैं और एक दूसरे के साथ भी टकरा रहे होते हैं, लाइक दिस, ठीक। तो जब इनका कोलिजन हो रहा होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन करने से पहले इस टाइम पीरियड में, जब कोलिजन करने से पहले द टाइम टेकन इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, फॉर एग्जाम्पल जो पहला इलेक्ट्रॉन है बेटा उसने tau1 टाइम लिया एक से दूसरे के साथ कोलाइड करने में,
दूसरे ने दूसरा रिलैक्सेशन टाइम लिया टाउ 2, तीसरे ने टाउ 3, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टाउ n डिवाइडेड बाय, जब मैं इसका मीन लेता हूं तो मेरा ये रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर आ जाता है। एक पर्टिकुलर डिफाइंड कंडक्टर की बात हो रही है यहाँ पर। डिफाइंड कंडक्टर क्या है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, उसका लेंथ l है ना। इस डिफाइंड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ, न्यूक्लियस के साथ कोलिजन कर रहे हैं, ठीक। उसमें जो टाइम पीरियड है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब कोलिजन नहीं कर रहा है तो वो रिलैक्स है, अदरवाइज ये कभी रेस्ट पर नहीं रहता। कभी रिलैक्सेशन टाइम से ये लगता है, कुछ बच्चों ने जब पढ़ा नहीं होता तो बस डेफिनेशन ये लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पर आराम कर रहा हो तो वो रिलैक्सेशन टाइम में है। नहीं, जब वो कोलिजन नहीं कर रहा होता है, एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद जो टाइम पीरियड लेता है दूसरे कोलिजन तक, दैट इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर हो गया। जब इसका पूरा मीन निकालते हैं हम तो ये आ जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर, और इसी को हम इन शॉर्ट बोल देते हैं रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द कंडक्टर। क्लियर, गॉट इट। नेक्स्ट लिखिए बेटा, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, द वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर की वजह से? टेम्परेचर की वजह से होती है, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी गेन करते हैं। तो अगर मैं कहूँ एक कंडक्टर के पास U1 जो पहले इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी है, प्लस U2 दूसरे के पास, प्लस U3 तीसरे के पास, UN nth इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल एनर्जी है उसकी बात हो रही है। तो जब मैं इनका वेक्टर सम करता हूँ तो ये ज़ीरो आता है। ये क्यों ज़ीरो आता है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ कोलिजन कर रहे होते हैं तो वो इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इस कंडक्टर से बाहर नहीं। तुम दोनों अलग अलग बैठ जाओ जल्दी से, बिल्कुल विदाउट वेस्टिंग टाइम। दूर दूर बैठो, पीछे बैठो, जाके जाओ, मूव अनंत। तुम उधर बैठो भाई कोने पे। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू थर्मल एनर्जी, उनके पास एक वेलोसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल वेलोसिटी। तो U1 वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन 1, ठीक। U2 दैट इज 2 सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, एनर्जी के कारण जो वेलोसिटी है। थर्ड इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसके कारण जो वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर मैं उसका वेक्टर सम करता हूं तो दैट विल कम 0, यानी फाइनली इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकलकर तो नहीं जा रहा है, उसी एरिया के अंदर, उसी लेंथ के अंदर, उसी वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। फाइनली वेक्टर सम अगर मैं करता हूं तो जो थर्मल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। थर्मल वेलोसिटी का वेक्टर सम 0 हो जाता है। बात समझ में आ गया क्यों हो जाता है 0? समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एकदम नए कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बात समझ में आ रही है? थर्मल वेलोसिटी क्लियर है सबको? बोलिए। तो ये वेक्टर सम 0 क्यों हुआ? वेक्टर सम 0 इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस वॉल्यूम से तो बाहर निकल के कहीं नहीं जा रहे हैं ना, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, रैंडम मोशन है, तो है ना? cancel हो जाएंगे। हाँ, तो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास कोई रीजन नहीं है कि हम किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी ज़्यादा मान लें। कोई रीज़न है? कुछ नहीं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमने टेम्परेचर तो पूरे कंडक्टर पर दिया है ना, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो पूरे कंडक्टर में हो रहा है और किसी भी डायरेक्शन में होगा। तो रैंडम मोशन है तो हमारे पास वी डोंट हैव एनी रीज़न टू से कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भागेगा, नहीं भागेगा।
इसलिए फाइनली वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। ठीक, नाउ वी टॉक अबाउट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, चलो पहले समझिए फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, समझिए पूरी बात। अब मैंने क्या किया, इसके साथ इस कंडक्टर को मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट कर दिया है, कर दिया बेटा कनेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया, V वोल्ट इसमें कनेक्ट कर दिया है। V वोल्ट कनेक्ट कर देने से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो जाएगा बिटवीन द कंडक्टर, हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। E इज इक्वल टू V अपॉन L, यही होगा, V इज इक्वल टू E इंटू L, इज इट क्लियर, यही होगा ना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के एंड पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ विच इज E। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ध्यान से समझना बेटा मेरी बात को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगा, F इज इक्वल टू E इंटू ई, दैट इज योर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक फोर्स लगा। ठीक, अब इस फोर्स ने इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेलरेशन दिया, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। So there will be a acceleration A, charge of electron into electric field divided by mass m. There will be acceleration gained by the electrons due to this electric field. They will gain a velocity. Velocity कैसे निकालोगे, वेलोसिटी कैसे निकालोगे, मान लो बेटा जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 रीच हुई बिकॉज ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस a इंटू τ1। a क्या बेटा, एक्सेलरेशन गेन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो द वेलोसिटी v1 गेन बाय द इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इन रिलैक्सेशन टाइम τ1, जो उसका रिलैक्सेशन टाइम था। इनिशियल थर्मल वेलोसिटी उसके पास क्या थी, u1। गॉट इट। नाउ वेक्टर का साइन लगा दो, इस पर वेक्टर का साइन लगा दो, इधर ए पर भी वेक्टर आएगा। ठीक, अब जो वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन ने गेन की, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी u2 प्लस a इंटू τ2, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने गेन कर ली। इसी तरीके से nth इलेक्ट्रॉन ने भी un प्लस a इंटू τn वेलोसिटी गेन कर ली, मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की। ये τ1 जो टाइम है ये दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3, और उस रिलैक्सेशन टाइम में उनके पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी u1, फिर मैंने एक एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया E, जिसकी वजह से उसके पास एक उस टाइम पीरियड में एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया, इलेक्ट्रॉन ने एक मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया, दैट इज योर v1। इलेक्ट्रॉन 2 ने जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया, दैट इज योर v2। nth इलेक्ट्रॉन ने जो मैक्सिमम वेलोसिटी गेन किया, दैट इज योर vn। ठीक, नाउ इफ आई ऐड दिस, दैट इज योर v1 प्लस v2 प्लस vn, इसको मैंने सम कर दिया, तो इधर मुझे राइट हैंड साइड में क्या मिला, u1 प्लस u2 प्लस अप टू un, यही मिलेगा ना बेटा। प्लस a मैंने कांस्टेंट ले लिया है, a कांस्टेंट ले लिया, दैट इज बाहर ले लिया, मतलब कॉमन ले लिया, τ1 प्लस τ2 अप टू τn। बात समझ पा रहे हैं, डिवाइड बाई n दोनों तरफ, इसको भी बेटा n से डिवाइड कर दो, इसको भी n से डिवाइड कर दो, इसको भी n से डिवाइड कर दो। तो ये जो मीन वेलोसिटी, मीन मैक्सिमम वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एन एक्सटर्नल फील्ड E, that is called as drift velocity, that is called as drift velocity, which is equal to 0 plus a into tau। सही है, ये क्या हो गया, ये हो गई मीन रिलैक्सेशन टाइम, ये 0 हो गया, ये तो मैंने बताया था थर्मल वेलोसिटी का सम
0 होता है। ये क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ एन। बात पकड़ में आई बेटा? तो यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा बेटा ए, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें m क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। E कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस विल बी द रिलेशन इनटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन आ गया बच्चे। अब यहां पर एक रिलेशन और लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या लिखा था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा था, V अपॉन एल। तो यहां पर क्या लिख सकता हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन V बाय m इंटू एल इंटू टाउ। ठीक है बच्चे, दिस विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। गॉट इट? U वाली जो है वो इनिशियल है, ये मैक्सिमम है। थोड़ा, हाँ वो इनिशियल थर्मल वेलोसिटी है, दैट इज द थर्मल वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स। नोटेड? नोटेड बच्चों? अब डेफिनेशन लिखो। समझ आ गया क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है बताइए, क्या होता है, यू शुड टेल। सर वो वेलोसिटी जब हम इसमें वो डालेंगे, चार्ज डालेंगे, वो बैटरी लगाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो वेलोसिटी गेन करेंगे, द मैक्सिमम वेलोसिटी, द मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, दैट इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। गॉट इट? यस। नाउ लिखिए, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, when a potential difference is applied across the end of a conductor, across the end of a conductor, all the free electrons of the conductor start accelerating towards the positive end of the conductor, in the way they collide with the positive nuclei, during relaxation time they reach maximum velocity, an average speed oblique velocity gained by all free electrons is called drift velocity, क्लियर बेटा? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो यहीं समझ के जाओ, बिल्कुल यहीं, घर जाके सिर्फ क्वेश्चंस लगाने, थ्योरी यहीं क्लियर हो। इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, पहले थ्योरी यहाँ लिखो, फिर वहां पढ़ो, फिर दोबारा से नहीं, बस घर जाके 5-10 मिनट में रिवीजन एंड देन स्टार्ट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन लगाने शुरू करने हैं। चीजें यहीं के यहीं क्लियर होनी चाहिए। घंटे की क्लास में आप यहाँ सीख के जाओ जो भी मैं बता रहा हूँ। नोटेड? चलो थैंक यू, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।